हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, यूजीसी नेट का हम फर्स्ट पेपर का पीवाईक्यू देख रहे हैं, जिसमें हमने कल के वीडियो में 45 क्वेश्चन डील कर लिया था। आज हम 46 क्वेश्चन से देखेंगे। स्टूडेंट, आपको नेट के सिलेबस में, नेट के प्रश्न पत्र में एक पैसेज दिया जाता है। इस तरह से पैसेज दिया जाएगा और इस पे आधारित आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि पैसेज से ही रिलेटेड रहता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पैसेज से ढूंढ करके देना होगा। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये इस गद्य के आधार पे आपको आंसर देना, ये आपके पेपर में हर साल रहता है, हर प्रश्न पत्र में रहता है। तो आइए आज हम पैसेज को देख करके इस पैसेज के बेस पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम देखेंगे। हमारा जो पैसेज है वो दिया है कोरोना काल से। ये इसमें कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी हमारे समय का अभूतपूर्व वैश्विक स्वास्थ्य संगठन और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले वर्ष के अंतिम दिनों में एशिया में इसके उद्भव के साथ यह वायरस अंटार्कटिका को छोड़कर प्रत्येक महाद्वीप में फैल चुका है। किसको छोड़कर के? अंटार्कटिका को छोड़ करके चुका है और पूरी मानवता को हानि का लगभग असहनीय बोझ उठाना पड़ रहा है। परंतु यह महामारी स्वास्थ्य संकट से कहीं अधिक है। यह एक अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक संकट भी है। इसका मतलब आपको समझ में है, स्वास्थ्य से संकट है ही, स्वास्थ्य से तो लोग परेशान हैं ही, इसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक परेशानी भी है ना। देश को प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित है। इसके विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ने वाले हैं। इसका विनाशकारी प्रभाव किस पे पड़ता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिनके लंबे समय तक गहरे निशान रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को सामाजिक आर्थिक प्रतिप्राप्ति मतलब रिकवरी में UNDP तकनीकी नेतृत्व प्रदान कर रहा है, ठीक है। साथ ही यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से चल रहे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को भी देख रहा है तथा यह वैश्विक मानवीय अनुक्रिया नियोजन के कार्य को भी UN रेजिडेंट्स समन्वयक के नेतृत्व में निष्पन्न कर रहा है। हर दिन लोग अपनी नौकरियां और आय गंवा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि परिस्थितियां कब सामान्य होगी। पर्यटन पर निर्भर होते द्वीपीय राष्ट्रों के होटल और समुद्र तट खाली पड़ रहे हैं। आपने देखा कि हर जगह जहां लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ थी, हजारों की संख्या में भीड़ थी, कोविड के समय क्या हो गया था, वहां एक चिड़िया का पर भी आपको दिखाई नहीं देता था, है ना। तो जो होटल वाले थे, जो पर्यटकों पर निर्भर करते थे, जो समुद्र के तट पे भीड़ लगी होती थी होटलों में, इन सब में क्या होता था? कोई नहीं रहता था। तो इनकी तो आर्थिक स्थिति, इनकी परिस्थिति तो बेकार हो गई ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि 400 मिलियन मतलब 40 करोड़ लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष धन प्रेषक में 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आएगी। इसका अभिप्राय है कि 8000 मिलियन मतलब 80 करोड़ लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में समर्थ नहीं होंगे। इस तरह से ये आपको पैसेज दे दिया। अब देखिए इसी बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं और कैसे इनको आप हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए 5 क्वेश्चन होंगे इस बेस पे। पहला है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का सबसे बड़ा संकट किस क्षेत्र में आया है? पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध में ये संकट था, अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा संकट किस क्षेत्र में है? औद्योगिक, प्रौद्योगिक, संचार और स्वास्थ्य। तो किस क्षेत्र में है? आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए लिखा गया है, देखिए कि कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी हमारे समय का अभूतपूर्व वैश्विक स्वास्थ्य संकट। स्वास्थ्य किससे कौन सी संकट है? स्वास्थ्य से संबंधित संकट है और द्वितीय विश्व के बाद की सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा स्टूडेंट? आपको पता चल गया।
औद्योगिक, प्रौद्योगिक, संचार और स्वास्थ्य। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का सबसे बड़ा संकट स्वास्थ्य क्षेत्र में आया है। दिस इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ा है? किस क्षेत्र पे प्रभाव नहीं पड़ा? तो सामाजिक क्षेत्र पे प्रभाव पड़ा, अभी अभी हमने आपको दिखाया। आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, आपने देखा है ना। देखिए यहाँ दिया है ना, मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र पे प्रभाव पड़ा। इसके साथ साथ जो पर्यटनों पर निर्भर रहते थे उस पर भी प्रभाव पड़ा ना। तो किस पे नहीं पड़ा? यहाँ आपका ऑप्शन क्या जाएगा? क्वेश्चन क्या है कि किस क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ा? तो सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा, आर्थिक पे पड़ा, यात्रा और पर्यटन पे पड़ा, लेकिन दूर संचार में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा थोड़ी ना था कि आपका मोबाइल बंद हो गया था, इंटरनेट बंद हो गया था, ऐसा था क्या? नहीं था ना। तो महामारी का दूर संचार क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि और ज़्यादा तेज हो गया था। इंटरनेट के माध्यम से आपको सूचना दी जाती थी, मोबाइल के माध्यम से आपको सूचना दी जाती थी कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, है ना। आपको कैसे बचाव करना है, क्या क्या करना है, आपको इंटरनेट, टीवी के माध्यम से दिया जाता था सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सा महाद्वीप कोविड-19 से सबसे कम प्रभावित हुआ है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया में भी था, उत्तरी अमेरिका में भी था, ऑस्ट्रेलिया में था। देखिए यहां दिया है ऑप्शन आपका। देखिए यह वायरस अंटार्कटिका को छोड़कर प्रत्येक महाद्वीप में फैल चुका है। किसको छोड़ के? अंटार्कटिका को छोड़ करके। राइट ऑप्शन क्या होगा? अंटार्कटिका, है ना। तो अंटार्कटिका महाद्वीप कोविड-19 से सबसे कम प्रभावित हुआ है। राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, बहुत सूझबूझ के साथ आप करेंगे तो सबसे इजी टॉपिक आपका यही है, सबसे इजी। लेकिन हाँ, आपको सूझ की जरूरत होगी। पहले आप क्या करते थे, प्राथमिक में रहते थे, एक शब्द पकड़ते थे, है ना, उसी बेस पे सोचते थे यहाँ से यहाँ कर लो, सही है। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको सूझबूझ की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। जल्दीबाजी मत करिएगा, बहुत समझ करके करेंगे तो बहुत इजी होता है ये पैसेज वाला। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस संस्था ने यूएन की सामाजिक आर्थिक प्रतिप्राप्ति मतलब रिकवरी योजना को नेतृत्व प्रदान किया है? किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो देखिए जरा यहाँ, देखिए संयुक्त राष्ट्र को सामाजिक आर्थिक प्रतिप्राप्ति मतलब रिकवरी में यूएनडीपीएफ तकनीकी नेतृत्व प्रदान कर रहा है। यूएनडीपी कहाँ है? यूएनडीपी, यूएनडीपी, ठीक है, राइट ऑप्शन आपका। यूएन की सामाजिक आर्थिक प्रतिप्राप्ति योजना का नेतृत्व यूएनडीपी ने प्रदान किया है। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 के आलोक में निम्नलिखित में से किन संगठनों प्रतिष्ठानों के बंद होने की सबसे कम संभावना होगी? ऐसा कौन सा संस्थान है जिसको आप बंद नहीं किए? पर्यटन उद्योग, ये तो बंद था, आपको पता है। कहीं आपको कोई भी पर्यटक स्थल पे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। स्वास्थ्य परिचर्या केंद्र मतलब हेल्थ केयर सेंटर, क्या ये बंद था? याद करिए। औद्योगिक प्रतिष्ठान, इंडस्ट्रीज बंद थे कि नहीं, है ना। मजदूर क्यों वापस आ रहे थे गांव-गांव में? दिल्ली से लोग पैदल चल दिए थे, क्यों चले थे? अगर उद्योग चलता ही, कंपनियां चलती ही, फैक्ट्रियां चलती तो क्यों वापस आते, है ना। शैक्षणिक प्रतिष्ठान, याद कीजिए 2019 में आपका कॉलेज खुला था कि बंद था? एग्जाम भी आपका हुआ क्या? याद कीजिए। तो क्या इसमें बंद था, क्या खुला था, वही क्वेश्चन कर रहा है। आप पैसेज पढ़ेंगे तो वहां भी दिया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं जानते हैं। पर्यटन उद्योग भी बंद था, औद्योगिक प्रतिष्ठान भी बंद था, शैक्षणिक प्रतिष्ठान भी बंद था, लेकिन हेल्थ केयर सेंटर बंद नहीं था, बल्कि हेल्थ केयर सेंटर और 24 आवर्स काम कर रहा था। उसमें डॉक्टरों की संख्या बढ़ा दी गई थी, हेल्थ
एडवाइज़र की संख्या बढ़ा दी गई थी, नर्सों की संख्या बढ़ा दी गई थी, है ना, और इसके साथ साथ एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा दी गई थी। तो स्वास्थ्य परिचर्या केंद्र बंद नहीं था, राइट ऑप्शन आपका है। तो कोविड-19 के आलोक में स्वास्थ्य परिचर्या केंद्र बंद होने की सबसे कम संभावना होगी। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरह से आज हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने आपको फिर से पहले भी बताया, आज फिर से बता दे रही हूँ। आपके 2 पेपर होते हैं यूजीसी नेट में, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। आपका फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन का होता है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होता है, मतलब आपका फर्स्ट पेपर 100 नंबर का, ठीक है। और एक क्वेश्चन अगर आपने राइट कर लिया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। हमने एक पेपर आज आपको सॉल्व करा दिया, ये कंप्लीट हो गया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक एक करके आप देख लीजिए, आपका सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम सेकेंड पेपर आपको डील कराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको पेपर करा दूँ PYQ, क्योंकि PYQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जब हम PYQ देख लेते हैं तो उसकी कठिनाई लेवल हमें पता चल जाती है, जिसके बेस पे हम तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। हमारा नेक्स्ट सेट है स्टूडेंट NTA UGC नेट का दिसंबर का 2020-21 जून 2021 का। ये हमारा जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था 20 नवंबर को, उसका पेपर है 2021 में, ठीक है। इसके पहले हमने दूसरा हल किया था। ये हमारा सेकेंड मॉडल पेपर है PYQ। अब हम इसको देखेंगे। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आपको गद्य दिया गया। ये जरूरी नहीं है कि पहले गद्य आएगा पहले क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। हर मॉडल होता है ना, ABCD करके मॉडल होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सारे प्रश्न आपके रहेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे होते। तो इसमें सबसे पहले क्या पैसेज दे दिया है, तो पैसेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पैसेज क्योंकि बड़ा है और 5 क्वेश्चन करने हैं, तो एक ही वीडियो में हम पूरा पैसेज और ये बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में तो अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया है। कथन है संधारणीय विकास लक्ष्य SDG की प्राप्ति हेतु एकीकृत प्रयास आवश्यक है। एक बार फिर से पढ़िएगा, संधारणीय विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एकीकृत प्रयास आवश्यक है। ये आपका क्या है, अभिकथन है, ठीक है। और रीजन इसका कारण क्या दिया है, कई SDG अंतर संबद्ध है। कई SDG अंतर संबद्ध है, मतलब कह रहे हैं कि there has been an integrated approach active the target of sustainable development goals, मतलब कि संधारणीय विकास लक्ष्य के लिए या संधारणीय विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकीकृत मतलब एक साथ होकर के प्रयास करना आवश्यक है, क्योंकि SDG की क्या है, संधारणीय विकास लक्ष्य अंतर संबंधित होते, मतलब एक दूसरे से संबंधित होते। क्या दोनों कथन सत्य है, क्या दोनों असत्य है, सही व्याख्या है कि नहीं, ये ऑप्शन दिया है, तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा A। मतलब संधारणीय विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एकीकृत प्रयास आवश्यक है तथा यह कई SDG अंतर संबद्ध है, अतः A और R दोनों सही और सही व्याख्या भी है, ठीक है। इस तरह से आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण के संदर्भ में अवधारणात्मक प्रतिक्रिया शाब्दिक ध्वनि उत्पादित करती हैं, जिसे शाब्दिक शोर कहते हैं। संप्रेषण के संबंध में, संप्रेषण मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। जब दो लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण के संदर्भ में अवधारणात्मक प्रक्रिया शाब्दिक ध्वनि उत्पादित करती है, जिसे शाब्दिक शोर कहा जाता है। यह अभिकथन है। कारण भावार्थक या वस्तवर्धक दोनों के विभिन्न अर्थों के स्रोत शाब्दिक शोर ही है। क्या ये दोनों सही है, सही व्याख्या है कि नहीं, तो हमारा दोनों सही है, दोनों कथन सही है, राइट ऑप्शन आप देख लीजिए।
संप्रेषण के संदर्भ में अवधारणात्मक प्रक्रिया शाब्दिक ध्वनि उत्पादित करती है। हमारा अपना विचार आपके विचार से कैसे बातचीत हम करेंगे? अगर हम चुपचाप खड़े रहें, मौन रहें और आप भी मौन रहें तो क्या हमारे विचारों का आदान प्रदान होगा? नहीं ना, हमको शब्द की, ध्वनि की आवश्यकता होगी ना। वही कह रहे हैं कि अवधारणात्मक प्रक्रिया शाब्दिक ध्वनि उत्पादित करती है, जिसे शाब्दिक शोर कहते हैं। आप अपना कहिए, हम अपना कहें, वो अपना कहें, तो क्या होगा? एक शब्द का शोर ही तो है। इसके अतिरिक्त भावार्थक या वस्तुवर्धक दोनों के विभिन्न अर्थों के स्रोत शाब्दिक शोर ही है। हमारी भावनाएं और आपकी भावनाएं शब्द के माध्यम से आदान प्रदान होती है, वही चीज यहाँ कहा जा रहा है, दोनों सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 संख्याओं का औसत 20 है। औसत मतलब सबका जोड़, ठीक है, तथा पहली संख्या शेष 3 संख्या के योग का 1/3 है। पहली संख्या का मान क्या होगा ज्ञात करना है आपको। 4 संख्याओं का योग 20 है, तो मान लेते हैं 4 संख्या हमें पता तो है नहीं कौन कौन सी है। मान लेते हैं ABCD 4 संख्या है, ठीक है। पहली संख्या मतलब A, शेष 3 संख्या मतलब BCD के योग का मतलब उन तीनों को जोड़ दीजिए, 1/3 कर दीजिए, है। पहली संख्या का मान क्या है आप बता दीजिए। बस कुछ नहीं करना, मान लेते हैं कि माना 4 संख्या ABCD है और चारों का औसत कितना है। चारों का औसत मतलब चारों का जोड़, मतलब औसत कैसे निकालते हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो औसत होता है ना। पदों का योग बटे पदों की संख्या ही क्या होती है? औसत होती है। तो देख लीजिए यहाँ पे 4 पदों का औसत कितना है? 20। तो 4 पदों का योग कितना हो जाएगा? 20 × 4। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग हमें नहीं पता, पदों का योग नहीं पता है। पदों की संख्या हमें पता है 4 पद हैं और औसत भी पता है 20 है। तो पदों की संख्या नीचे जब इधर करोगे तो ऊपर हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, है ना। तो औसत कितना है? 20। 20 × 4 हो जाएगा। 20 × 4 बराबर 4 दूना 8, 80 हो गया। और मान लेते हैं कि पद कौन कौन से 4 थे, तो ABCD मान लिया हमने है। अब आंसर कैसे निकलेगा? प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहे हैं कि पहली संख्या बराबर है अन्य 3 संख्याओं के योग के बटे 3 कर दीजिए। अच्छा, यहाँ हमने निकाल लिया माना पदों की संख्याओं का योगफल कितना है? 80 दिया है ना, मतलब A + B + C + D जोड़ोगी तो 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रश्न के अनुसार पहला पद बराबर है, देखो यहाँ दिया है कि पहली संख्या शेष 3 संख्याओं के योग के, शेष 3 संख्याओं के योग के 1/3 है, मतलब इनके बटे 3 कर दीजिए। तो पहली संख्या A का मान ज्ञात करिए। तो 3 यहाँ बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 3A = B + C + D और 3A, ठीक है, 3A = B + C + D हो गया। अब यहाँ देखिए A + B + C D = 80 है, तो A को B + C + D के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? A को इधर ला दीजिए तो 80 ऋण A हो जाएगा। B + C + D के स्थान पे हम 80 ऋण A लिख सकते हैं। देखिए B + C + D = 80 ऋण A, इतने के स्थान पे आप 80 ऋण A लिख दीजिए। तो 3A = 80 ऋण A, या A को A के साइड भेज दीजिए तो 1 ठो ये है, 3 ठो ये, 4A = 80, या A बराबर क्या हो जाएगा? 80/4 और आपका आंसर निकल आएगा 20। इस तरह से पहली संख्या क्या है? 20 है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।